क्वेश्चन है, तारों के समूह से बनाए गए एकल तार को हम क्या कहेंगे? एकल चालक को हम क्या कहेंगे? बहुत सारे तारों को जोड़ करके एक चालक बनाते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड चालक। स्ट्रैंडेड होती है, जैसे अपने ओवरहेड लाइन में एल्यूमिनियम के चालक तार होते हैं तो वो स्ट्रैंडेड ही कहलाते हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है ऐंठे हुए। बहुत सारे तार हैं और उनको हम ट्विस्ट करके बनाते हैं। स्किन इफेक्ट कम करने की दृष्टि से भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AWG का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अपने इंडिया में जो लागू होती है वो है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, और AWG होती है अमेरिकन वायर गेज। प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टम में किया जाता है? यानी ऐसा सिस्टम जहां हमने ग्राउंड उसको नहीं कर रखा हो। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इंसुलेशन का लेवल कुछ हाई होना चाहिए। अब 173 और 203 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 100% तो ग्राउंडेड में भी अपन रखते हैं। तो मोस्टली ऑप्शन इन्होंने क्या किया है, बी, कि 133% इंसुलेशन होना चाहिए, यानी 100 से 33% एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोगिंग शब्द किस मोटर से जुड़ा है? तो दोस्तों कोगिंग शब्द इंडक्शन मोटर से संबंधित है, और कोगिंग का दूसरा नाम चुंबकीय लोकअप शब्द भी है। ये वो है जिसमें स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाते हैं और चलना बंद कर देते हैं। ये तब होता है जब इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति और रोटर गति बराबर हो जाती हो, और इससे बचाव के लिए हम रोटर खांचों को तिरछा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल पर 7/20 कॉपर लिखा हुआ है तो कितने तार है? दोस्तों 7/20 में क्या होता है, ऊपर की संख्या जो होती है ना उसको अपन बोलते हैं अंश, और नीचे की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अंश तार की संख्या को और हर तार के साइज को संकेत करता है। यानी 7/20 का मतलब ये है कि कॉपर की 7 तार है और प्रत्येक तार 20 SWG की है। ये भी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वायर गेज को संकेत करता है। तो तार की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, और अगर तार का साइज़ पूछ लेते तो वो कितना है, 20। हमेशा ध्यान रखो, अंश जो तार की संख्या को, हर वो तार का साइज़ दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं होगी, स्टील वाली आर्मरिंग नहीं होती दोस्तों सिंगल कोर केबल में, बाकी रबर का, पेपर का, लेड शीथ, ये सब चीज़ें अपन दे सकते हैं। आर्मरिंग दोस्तों तभी होती है जब केबल में एक से अधिक कोर हो। हाँ, आर्मरिंग सिंगल और डबल दोनों प्रकार की हो सकती है, सिंगल टेपिंग, डबल टेपिंग आर्मरिंग, लेकिन सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि लग एक ऐसी डिवाइस है जो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लग जो होते हैं वो केबल के आगे के हिस्से पर लगते हैं, जिसको आप शायद दूसरी भाषा में थिम्बल समझ सकते हो। स्क्रीन पर मैं आकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से डिज़ाइन होता है दोस्तों लग का। तो केबल जो होती है ना वो यहाँ पर इसमें कस दी जाती है, और क्रिम्पिंग टूल आता है एक, उससे क्रिम्प कर दिया जाता है, और ये जो होता है ना ये नट आसानी से यहाँ लग जाता है। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर सी रहेगा, जब केबल को जोड़ना या हटाना हो तब लग आसानी से काम कर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक करंट प्रवाह को रोकने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण कौन सा है? देखो दोस्तों वैसे तो सुरक्षा उपकरण फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों हैं, लेकिन अब इन्होंने ये पूछ लिया कि मूल सुरक्षा यानी हर जगह कौन सा है। तो फ्यूज सामान्यतः सब जगह होता है, सर्किट ब्रेकर का चलन तो अब हुआ है, पहले फ्यूज ही लगता था सब जगह, और आइसोलेटर तो नो लोड पे ऑपरेट होता है, अपन सब जानते ही है। तो प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ़ करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों वैसे तो अपन फ्लक्स लेते हैं इस पर, ठीक है, फ्लक्स लगा देते हैं तो वो जोड़ी जाने वाली सतह से गंदगी या कचरा होता है उसको साफ़ कर देता है। लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सैंड पेपर आता है एक, जो 0 साइज का होता है, और वो केबल को घिसने के काम उसको जॉइंट की जगह को घिसने के काम आता है, तो उसमें सरफेस जो भी होती है उसको साफ़ कर देता है। अगला क्वेश्चन है 60% टिन और 40% लेड है, तो उस शोल्डर का गलनांक कितना होगा? टिन और शीशे का परसेंटेज दोस्तों दिया है, तो ये तो एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया सीधे जॉइंट का उपयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों ये तब करते हैं जब ओवरहेड लाइन में चालक तार की लंबाई बढ़ानी हो, यानी तार छोटा रह गया हो, पोल सीधी लाइन में जा रहा था तब, और अगर लाइन में अपन को कहीं भी सप्लाई निकालनी है तब ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग करेंगे। स्ट्रेट जॉइंट यानी सीधा जॉइंट होता है, ये ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट 0 के बीच का समय कौन सा होता है? तो दोस्तों उसको आर्किंग टाइम के नाम से जानते हैं अपन, जिसमें स्पार्किंग होती है वो। प्रश्न का उत्तर भी रहेगा। कट ऑफ यानी फ्यूज जिसमें कट गया, और फाइनल करंट 0 यानी करंट जो हाईएस्ट करंट गई थी तो उन
दौरान जो टाइम उसने लिया था हाईएस्ट करंट से जीरो करंट आने में, आर्किंग टाइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तनांक गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर पूछा है दोस्तों। अगर शॉर्ट सर्किट है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए, और उत्तर रहेगा बी, इकाई से कम। शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका परावर्तनांक गुणांक यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर वो इकाई से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेटन पर टीआरएस केबल, दोस्तों टीआरएस का मतलब होता है टफ रबर सीथ, और ये कम वोल्टेज की केबल होते हैं हमेशा, और बेटन पर वायरिंग हो रहा है तो लो वोल्टेज की वायरिंग के लिए अपन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। जो गिट्टियाँ होती है दीवार में अपन सबसे पहले लगाते हैं ड्रिल करके, उसमें गिट्टी लगा के फिर बेटन ऊपर लगाते हैं, तो दो गिट्टियों के बीच दूरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लिंक क्लिप में दो छेद किस लिए होते हैं, दोस्तों ये तो प्रश्न ही अलग लग रहा है। लिंक क्लिप में दो छेद होते हैं तो इन्होंने साइज दे दिया जबकि इसने कारण पूछा था, तो वो दोस्तों केबल के जॉइंट के लिए होता है दोस्तों। लिंक क्लिप पीतल के बनते हैं और बेटन पर केबल कसने के काम आते हैं। जो लिंक क्लिप का साइज रहता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस तरह से होता है लिंक क्लिप ऐसे, और यहाँ पर दो होल होते हैं। तो ये जो बेटन पर केबल जा रही थी ना, तो पहले दोस्तों इसको लगा दिया यहाँ पर, और फिर इसी चीज़ को ट्विस्ट करके इसके ऊपर लगा देते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरणों में विद्युतीय आग किस प्रकार के अग्निशामक में आएगी, तो दोस्तों वैद्युतिक उपकरणों की आग डी श्रेणी में आती है। ये उत्तर इनका गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं दोस्तों। इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है कि क्लास सी, जबकि ऐसा नहीं है, क्लास डी में आती है। अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है, दोस्तों वो करंट है 15 मिली एम्पियर, यानी 15 मिली एम्पियर तक कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 15 मिली एम्पियर के बाद हो जाता है। और वैसे ध्यान रखना दोस्तों 20 मिली एम्पियर के बाद आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक 100 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग वाला लैंप 20 वयस्क व्यक्तियों को मार सकता है। यानी 100 वाट और 250 वोल्ट के लैंप से अगर कोई 20 व्यक्ति संपर्क में आते हैं तो डेथ हो सकती है। अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक केबल में आग लगने का कारण कौन सा हो सकता है, देखो कम रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे तब भी लग सकता है, ओवरलोड होगा तब भी लगेगा, ल्यूज कनेक्शन रहेंगे तब भी लगेगा, और एक्सटेंशन कोड ग्रिप में एक्सटेंशन टूटा हुआ हो तब भी। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ई रहेगा। अगला क्वेश्चन है में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार दोस्तों क्लास ए आग बुझाने के काम आती है, लकड़ी, कपड़ा और कागज़, इन सब की आग। तो ई ऑप्शन रहेगा, लकड़ी, कागज़ और परिधान। वैसे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल वाले में ड्राई पाउडर आता है, CO2 आता है, CTC आता है, और गैस, LPG, CNG, इनमें फिर फोम टाइप आता है, झाग वाला। अगला क्वेश्चन है खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, वार्निंग साइन पूछा है दोस्तों। त्रिभुजाकार होते हैं, वो त्रिकोणीय होते हैं वार्निंग साइन जो होते हैं वो, और ये गोलाकार जो है, वर्ताकार जिसको अपन कहते हैं, ये प्रोहिबिटेड होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 66 kV की ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल होगा, यानी कितनी डिस्क होगी 66 kV के लाइन में। तो दोस्तों ये प्रश्न इनका सेट नहीं लग रहा है मुझे भी, क्योंकि वास्तव में एक डिस्क 13.5 किलोवोल्ट सहन करती है, और अगर अपन 66 किलोवोल्ट को 13.5 के हिसाब से डिवाइड करें तो कम से कम दोस्तों इसका उत्तर आएगा 5 डिस्क। अब 5 डिस्क यहाँ पर उत्तर ही नहीं है, ठीक है। अब 5 डिस्क उत्तर नहीं है, इन्होंने उत्तर दिया है बी 4 डिस्क, लेकिन 4 तो किसी भी हालत में नहीं होगी। अब दूसरे तरीके पर आओ तो थ्योरेटिकल दोस्तों एक डिस्क 11 किलोवोल्ट सहन करने के लिए बनती है, तो इस हिसाब से 6 डिस्क इसकी हो सकती थी, यानी सी उत्तर। लेकिन वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा 5 डिस्क रहती है दोस्तों, ध्यान रखना 13.5 किलोवोल्ट के लिए होती है एक डिस्क। अगला है कि न्यूक्लियर किनारे वाले उपकरणों को कहाँ रखना चाहिए, तो ये तो दोस्तों ऑप्शन सिंपल है, आप देख के अपने हिसाब से उत्तर करना। ये कह रहे हैं कि लकड़ी के बॉक्स में अलग रख देना चाहिए, ठीक है। बाकी तो अपन को सीधे ये कि किनारे नीचे की ओर करके ये भी गलत है, और फर्श पर रख देंगे ये भी नहीं हो सकता, इनमें से सभी। अब धातु के बॉक्स में कोई मेटालिक बॉक्स में रखेंगे तो मेटालिक बॉक्स में ये है कि नुकीले सिरे मेटल को और ख़राब कर देंगे।
अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगा है और उसके कारण वो बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए? सीधी सी बात है दोस्तों, हल्का गर्म पानी दे सकते हैं और कुछ नहीं देना है। ए ऑप्शन रहेगा। चाय, कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली का झटका दे सकती है। अब दोस्तों इससे ऊपर की जितनी भी करंट है तो सारी दर्दनाक झटका ही देगी। 15 मिली एम्पीयर तक सेफ थी, इसके बाद सबसे दर्दनाक झटका ही लगेगा। लेकिन हाईएस्ट करंट यहाँ 50 मिली एम्पीयर ही है, तो वो अपन को दर्दनाक झटका देगी, डेथ भी हो सकती है।